डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज एफपी, दैट इज फ्रीक्वेंट पैटर्न एल्गोरिदम, और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज हाउ टू क्रिएट द एफपी ट्री। उसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। सारे स्टेप्स आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि इस इकलौते एग्जांपल से आपको पूरी कहानी एफपी ट्री की समझ में आ जाएगी। और कहीं पे भी आपको पूछ लें, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इंटरव्यू पे कहीं पे पूछ लें, आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, और इनकेस अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट रहता है दोबारा से देख लेना वीडियो, आपको सारे क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, या फिर आपके एग्जाम में भी आता है तो क्या दिया हो सकता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी हैं। कितनी ट्रांजेक्शन की आईडीज है? 9 ट्रांजेक्शन दे रखी है, और यहां पे मेरे को आइटम्स दे रखी हैं SQPR। ये सारी आइटम्स क्या है आपकी, जैसे हमने ब्रेड बटर वाला एग्जांपल किया था, वही ब्रेड बटर आप इसमें आप करना चाहो तो आपको हो सकता है उस तरीके से दे दे, अदरवाइज आप इसको उससे रिलेट भी कर सकते हो। यहां पे दूसरी चीज हमें क्या दी है कि जो डेटा सेट है उसमें मिनिमम सपोर्ट कितना है जी? 3 है। मतलब आपकी जो ट्रांजेक्शन है, एक तरह से आप ये कह लो कि आपकी जो आइटम है वो कम से कम 3 ट्रांजेक्शंस के अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर उससे कम में है तो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इतना तो सपोर्ट होना चाहिए। कई बार यहां पे एक और छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, कई बार आपको डायरेक्ट सपोर्ट नहीं देते, कई बार आपको लिख देते हैं 30% होनी चाहिए जी। अब अगर ये बोल दें कि 30% होनी चाहिए, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आपको पता है कि टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी है? 9। तो 9 का 30% निकाल सकते हो ना? यस, 9 का 30% निकालोगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो बस वही चीज हमें यहां पे करनी है कि अगर आपको परसेंटेज दे ले तो आप टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का वो परसेंटेज निकाल लो, अदरवाइज आपको डायरेक्ट दे दें तो डायरेक्ट उठा लो। ये आपका काम डन है। अब उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहली चीज, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक आइटम्स कितनी है। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास एक P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T और U। तो सबसे पहले ये सारी ट्रांजैक्शंस देख लो, मतलब सारी आइटम्स की कौन कौन सी आइटम्स है। ये 6 यूनिक आइटम्स है अलग अलग ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आपको इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि भैया P कितनों में आ रहा है, Q कितनों में आ रहा है। कुछ भी नहीं है, जैसे P देखना आपने, देखो पहले में है नहीं है, दूसरे में है तो 1 हो गया काउंट, ये रहा जी 2 काउंट हो गया, 3 काउंट हो गया, 4 काउंट हो गया, 5 काउंट हो गया। बस तो आपने क्या कर देना, इसका काउंट 5 कर देना। ऐसे Q आपके पास 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से सबका काउंट निकाल सकते हो। यस, ऐसे ही फाइनली यू का भी काउंट आपका निकल जाएगा। यू का काउंट यहाँ पे क्या आ गया? 2। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, सारों के काउंट जो है वो कैलकुलेट करने हैं। यहां पे यू का काउंट गलती से 1 लिख दिया, ये एक्चुअल में 2 है। तो सारी आइटम्स की फ्रीक्वेंसीज को लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या है? प्रायोरिटी को सेट करना। क्योंकि हमारा एल्गोरिदम क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रायोरिटी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि हर एक आइटम कितनी बार आ रही है अलग अलग ट्रांजैक्शंस में, वो काउंट कर लिया। उसके बाद प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी हम किसको देंगे? किसकी हाई प्रायोरिटी होगी? भैया जो सबसे ज्यादा बार आ रही है। जब यहां पे देखो कौन कौन सी आ रही है, Q आ रही है और S सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी Q और S की बनती है। अब यहां पे एक तरह से क्या हो गया, ये टाई हो गया, क्योंकि Q और S दोनों की 6-6 है, सबसे ज्यादा आइटम है। तो आप क्या करो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कर लो। Q पहले आया, Q ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल में भी Q जो है वो S से पहले आता है, तो आप Q को क्या करो, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा कर दो। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी देने के लिए मैंने स्मॉलेस्ट नंबर यूज किया है। आप चाहे बिग नंबर भी यूज कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, कुछ नहीं है। बस याद रखना कि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसकी है। फिर ऑब्वियसली दूसरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? S की। उसके बाद आपके पास पता है कि यहाँ पे P जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया। फिर आपके पास जो T है वो आपका चौथे नंबर पे आ गया, और जो R है वो आपका 5वें नंबर पे आ गया। व्हाट अबाउट U? U की वैल्यू कितनी आई है? 2। मिनिमम सपोर्ट क्या चाहिए था? 3। तो यानी इसको तो यहां से हटा ही दो। ये आपका जो है वो मिनिमम सपोर्ट से ही कम रह गया, इस वजह से इसको तो हम लोग डिलीट ही कर देंगे। तो इस तरीके से कोई भी और इस तरीके की कोई आइटम्स आती हैं जो मिनिमम सपोर्ट से कम है, तो आप उनको पर्टिकुलरली डिलीट करते जाओ सारी जगह से। तो यानी यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह से आपकी ये ट्रांजैक्शन यहां से डिलीट ही होगी एक तरह से, और यहां से ये भी यहां से रिमूव हो गया। तो यानी ये आपके पास जो है वो बाकी का फंडा बचा। तो बाकी के फंडे में से अब आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, जब हमारी प्रायोरिटी सेट होगी। अब आप देख लो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है जी? Q की है। Q के बाद किसकी है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी? उसके बाद है आपकी S की। S के बाद किसके ज्यादा है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी? उसके बाद P की। और P के बाद किसके ज्यादा है प्रायोरिटी? T की। और T के बाद किसकी है जी? R की। तो बस आपको इस तरीके से सारी ट्रांजैक्शन जो आपके पास यहाँ पे
ये जो ट्रांजैक्शंस जो आइटम्स आपको दे रखी थी ना हर एक ट्रांजैक्शन में, अब आप इनको सेट करना है। किस तरीके से सेट करोगे? प्रायोरिटी वाइज। कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। आपको ये पता लग गया कि मेरी प्रायोरिटी कैसे है, क्यू की सबसे ज्यादा है, फिर एस की है, फिर पी की है, फिर उसके बाद टी की है और फिर फाइनली आर की है। इस तरीके से आपकी प्रायोरिटी है ना, तो आपको करना क्या, यही वाला है जो हमने अभी यहां पे लिखी, ये प्रायोरिटी जो हमने अभी आपको लिखी, यही प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्या करना है, अब सेट करना है। सबसे पहले देखो एस और क्यू, सिर्फ आप इसके ऊपर फोकस करो, बाकी को भूल जाओ। एस और क्यू के ऊपर फोकस करो। एस और क्यू में किसकी ज्यादा प्रायोरिटी है? क्यू की ज्यादा प्रायोरिटी है, तो क्यू को आगे लिखो, एस को, मतलब एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, प्रायोरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्यू एस हो गया। फिर उसके बाद देखो आर क्यू, ये सारी आ गई, पांचों की पांचों आ गई, तो इसमें तो आपको पता है सबसे पहले क्यू आएगा, फिर एस, फिर पी, फिर टी, फिर आर। ये अकेला ऐसा तो लिखा है। पीएसटी, अब पीएसटी में देखो, पीएसटी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? एस की है, तो एस आ गया जी। फिर उसके बाद पी की है, फिर उसके बाद टी की है। तो बस आपको सिर्फ इनके ऊपर, अब आर पी क्यू टी, अब इनमें आप देखो आर पी क्यू टी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? क्यू की है, तो क्यू सबसे पहले, उसके बाद एस की है, बट एस में इसमें है ही नहीं। फिर किसकी है? पी, तो पी लिख दिया। फिर किसकी है जी? टी, तो टी लिख दिया। फिर आर। तो बस इस तरीके से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से कह लो कि आपने प्रायोरिटी के हिसाब से अपनी जो आइटम्स है उनको ऑर्डर कर दिया, रीअरेंज कर दिया। फाइनली अब हमें ट्री बनाना है। कुछ नहीं है, इतना इजी है, सिर्फ और सिर्फ अब फाइनली हमें ट्री बनाना है। तो हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी काउंट की, उसके बाद प्रायोरिटी सेट की, प्रायोरिटी के बाद हमने इनको रीअरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। अब ट्री बनाना है जी, बच्चों वाला खेल है। सबसे पहले जब ट्री बनाते हैं एफपी वाला, तो हमें यहां पे क्या करना होता है? नल से स्टार्ट करना होता है। किससे? नल नोड से। ट्री में सबसे पहले जो रूट नोड होता है वो यहां पे क्या होगा? नल। अब देखो जी, सबसे पहली नोड यहां पे क्या है? क्यू। तो आपने क्या बनाना है? नल से किसके पास चले गए आप? पाथ आ गया आपके पास एक नया क्यू का। जैसे ही आप क्यू पे पहुंचे तो क्यू की फ्रीक्वेंसी यहां पे नोट करते जाओ, मतलब कौन सा बंदा कितनी बार आया उसको नोट करते जाओ। तो यहां पे क्यू एक बार, फिर क्यू के बाद क्या है? एस है, तो आपने एस को बनाया। एस कितनी बार आ गया जी? एस एक बार आ गया, खत्म। एक ट्रांजैक्शन आपकी खत्म हो गई। अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन के हिसाब से पाथ सेट करेंगे। दूसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस करो, क्यू एस। अब देखो, क्या मुझे नई नोड बनानी चाहिए, नया पाथ बनाना चाहिए? नहीं, मैं अभी भी इसी पाथ को फॉलो कर सकता हूं, क्योंकि सबसे पहला क्या है? क्यू, और हम लोग नल से क्यू पे जा सकते हैं। यानी क्यू मेरे कितने हो गए यहां पे? 2। क्यू जो है वो 2 हो चुके हैं। उसके बाद क्या है? एस। क्यू के बाद मैं एस पे पहुंच गया, एस भी मेरे क्या हो गए यहां पे? 2। अब एस के बाद क्या आ गया जी? पी, तो मैं इसके नीचे क्या बना देता हूं? पी बना देता हूं। पी मेरे कितने हो गए? 1 हो गए। उसके बाद आ गया जी टी, कुछ नहीं है, सिंपल टी। टी को मैं यहां पे काउंट इसका 1 कर देता हूं। उसके बाद क्या है? आर। आर का भी काउंट मैं यहां पे क्या कर देता हूं? 1 कर देता हूं। डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आओ, एस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एस। ध्यान से देखना, अब अगर मैं नल नोड से, हमेशा आपको नल नोड से चलना स्टार्ट करना है। जब भी नई ट्रांजैक्शन को बनाना है तो नल नोड से स्टार्ट करो। नल नोड में एस है कहीं पे, आप यहां से एस पे आ सकते हो। भैया एस तो ये रहा, बट वो क्यू के थ्रू आ सकते हो, तो यानी डायरेक्ट तो एस नहीं है, तो यानी आप नया एस यहां पे बना दो, क्योंकि अकेला एस जो है वो इस तरीके से बनेगा। मतलब आप, कई लोग इस तरीके से आप कह सकते हो कि अगर एस मेरा बटर है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कई लोग डायरेक्ट बटर भी खरीदते हैं बिना किसी और सामान को खरीदे, ये इसका मतलब है। तो यहां पे मैं क्यू एस के थ्रू नहीं गया, मैं डायरेक्टली एस पे गया हूं नल से, तो यानी यहां पे एस का काउंट 1 करना पड़ेगा। अगेन यहां पे बस कई स्टूडेंट के दिमाग में रहता है सर यहां पे 3 कर देते। मैं यहां पे 3 कब करता? जब मैं नल से क्यू से एस पे जाता, तब मैं यहां पे 3 करता और यहां भी कर देता। लेकिन अब मैं अकेले एस पे गया हूं, अकेले एस पे गया हूं, डायरेक्ट गया हूं एस पे, तो डायरेक्ट गया हूं तो नया एक एस का काउंट बन जाएगा बस। अभी एक और देखो, एसपीटी, दोबारा क्या आ गया? एसपीटी आ गया। नल से आप एस पे जा सकते हो डायरेक्ट, हाँ जी, ये रहा जी एस। तो यानी अब आपका काउंट कितना हो गया? इसी वाले एस का अब 2 हो गया। मतलब अब आप यहां पे खड़े हो, अब एस के बाद आप पी पे जा सकते हो। लो जी, पी पे चले जाओ। अब ये पी अलग है और ये पी हमने नया काउंट कर दिया, तो ये पी मेरा अलग, क्योंकि ये तो अलग पाथ से आ रहा है ना, ये वाया क्यू और एस से आ रहा है, लेकिन ये वाला पी जो है वो वाया एस से आ रहा है। तो इस तरीके से इसका काउंट हमने अलग से काउंट कर दिया। फिर आ गया जी टी, तो टी का काउंट हमने अलग से यहां पे 1 कर दिया। बड़ा इजी। उसके बाद देखो क्यू पी टी आर। अब देखो जी ध्यान से, नल से स्टार्ट करेंगे, मैं क्यू पे जा सकता हूं, यस, डायरेक्टली आप क्यू पे जा सकते हो, ये वाला बात है। तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। आप क्यू पे पहुंच गए। अब क्यू के बाद क्या है? पी। अब देखो क्यू के बाद हम एस पे जा सकते हैं, लेकिन पी पे नहीं जा सकते डायरेक्टली। पी पे तो ऐसे जंप करना पड़ेगा, बट ये कोई जंप होता नहीं। ऐसे बनाओगे तो ट्री थोड़ी ना होगा, ये तो लूप बन जाएगा इसके अंदर। यानी क्यू के बाद मुझे एक और पाथ बनाना पड़ेगा पी वाला इसके लिए, और यहां पे पी का काउंट जो है वो 1।
यहां पे नहीं करना, वो P इसके थ्रू आया था, ये P Q वाले इसके थ्रू आया, तो यहां पे Q का तो हमने 3 कर दिया, लेकिन ये जो P आया है ये Q के थ्रू आया है। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट्स सपोज अगर मेरा Q जो है वो ब्रेड है और P मेरा लेट्स सपोज एग है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ब्रेड खरीदते हैं और फिर उसके बाद क्या खरीदते हैं, एग खरीदते हैं। इसमें आप ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ लोग बटर खरीदते हैं और उसके बाद एग खरीदते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एसोसिएशन रूल्स जो है वो या फिर लिंक कर सकते हो। बस अब आ गया जी टी। अब देखो पी पे खड़े हैं तो ऑब्वियसली टी बनाने के लिए मेरे को ए से जाना पड़ेगा, तो ये मेरा टी अलग से बन गया। अब टी के बाद मेरा यहाँ पे आर बन गया, तो आर मेरा अलग से काउंट होगा। इनके साथ मत एसोसिएट कर देना, वो अलग चल रहे थे, ये अलग चल रहे जी। अब आ जाओ जी नेक्स्ट, फाइनली हमारे पास क्या आ गया, क्यू एस पी टी। अब देखो QSPT ये तो सेम ही बन गया, QSPT। तो सबसे पहले Q क्या हो गया जी आपका 4, फिर उसके बाद S। अब देखो यहां पे आपको नया पाथ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम पाथ होगा, तो QS। अब ऑब्वियसली इस वाले S को आप 3 कर दो क्योंकि आप इसके थ्रू जा रहे हो, इस Q के थ्रू जा रहे हो, तो Q 4 हो गया, S पे पहुंच गए तो S 3 हो गया। उसके बाद T, अब यहां पे नेक्स्ट क्या था, यहां पे P था, तो P पे गए। अब ये वाला P मेरा क्या हो गया, 2 हो गया क्योंकि हम इस वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद क्या आ गया जी, T आ गया। उसके बाद जैसे ही T आया हमने इसको भी क्या कर दिया, 2 कर दिया। बस एक एक करके आपको अगर कोई नई बनाना है तो नया पाथ, अदरवाइज उसी में कॉपी करते रहो और वैल्यू इंक्रीज करते रहो। नेक्स्ट देखो जी QSP। अब देखो Q आ गया तो हमने यहाँ पे काउंट जो है वो क्या कर दिया, 5 कर दिया। हम यहाँ पे खड़े हो गए। अब देखो Q के बाद मैं S पे जा सकता हूँ, जा सकता हूँ जी, तो यहाँ पे S पे आ गए। ये वाला S जो है वो मेरा एक तरह से ये वाला काउंट बढ़ गया और उसके बाद मैं P पे चला गया, मतलब ये वाले P पे दोबारा से आ गया। बड़ा इजी, एक एक करके। सिर्फ आपको पहली बार थोड़ा सा लगेगा, दोबारा सुनोगे तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है सर, जिस पाथ पे दोबारा जा रहे हैं उसको बढ़ाते रहो, नया पाथ पे जा रहे हैं तो नए वाली वैल्यू को काउंट कर लो, दैट्स इट। और फाइनली मेरे पास एक कौन सा बचा जी, QR बचा है। तो Q सबसे पहले ये वाला Q आया और यहां पे मेरा काउंट कितना हो गया, 6 हो गया काउंट। और उसके बाद क्या आया था, उसके बाद R आया, तो मैं Q के बाद R पे जा सकता हूं, नहीं ये तो S है। Q के बाद ये P है, तो फिर तो यानी मेरे को एक और यहां पे बनाना पड़ेगा Q से R वाला, और यहां पे R का काउंट मेरा एक तरह से यहां पे अगेन 1 हो गया क्योंकि ये वाला काउंट अलग चल रहा था, ये वाला R का काउंट अलग चल रहा था, ये Q के थ्रू डायरेक्टली आ गया एक R। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि अगर R लेट्स सपोज, अगर R आप कह लो कि मिल्क है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ब्रेड खरीदते हैं फिर उसके बाद मिल्क भी खरीदते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हैं, मतलब यहां पे मिल्क तक पहुंचने के लिए पहले ये सामान खरीदते हैं। तो ये आपके पास एक तरह से एसोसिएशंस बन गई कि किस तरीके से आइटम्स आपस में रिलेटेड है। बस फाइनली बस आपको करेक्ट करने के लिए आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो मेरी मैच होनी चाहिए। जैसे यहां पे Q कितनी आ गया, 6 आ गया, और कहीं पे आ रहा है नहीं, तो Q कितना मेरा 6, तो यहां पे देख लो जी 6 आ रहा था Q, हाँ 6 आ रहा था, तो यानी सही है। बस ये मैचिंग होनी चाहिए। ऐसे देखो S कितना है यहाँ पे 4, और कहीं पे आ रहा है ये रहा 2, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और कहीं पे आ रहा है नहीं, तो यानी 4 + 2 6 हो गया, तो S मेरा कितना था, 6 था। बस ऐसे आपको फाइनली चेक करना है। एक और चेक कर लेते हैं, लेट्स से T चेक कर लेते हैं। तो T यहाँ पे कितना है जी 2, और देखो T यहाँ पे 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 4, तो यानी मेरा T कितना होना चाहिए, 4, तो T देख लो जी 4। बस आपको कुछ भी नहीं है, फाइनली फ्रीक्वेंसी आपकी मैच करेगी। ये वाली वैल्यूज कई जगह पे आपको हो सकता है इस तरीके से रिलेट कर दे कि ये T और ये T रिलेट कर दिया, ये T और ये T रिलेट कर, वो तो जस्ट आइटम्स है, आपको पता है कि आइटम्स आपस में मैच कर रही है तो इनको आप रिलेट करना चाहते हो तो ये रिलेट कर सकते हो। बाकी ये कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्टेप नहीं है। मेन कहानी है कि किस तरीके से हम लोग ट्री को बनाते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, और किस तरीके से फाइनली कोई भी क्वेश्चन आता है हम उसको सॉल्व करते हैं। सारे पॉइंट नोट कर लो, इन केस थोड़ा सा भी डाउट है दोबारा सुनना, इजीली समझ आ जाएगी। थैंक यू।